इनऑर्गेनिक का हम एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो सब जगह अलग अलग दिया है, लेकिन अपन उसको साथ में पढ़ लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। हम उसकी बात करेंगे, वो है एलोट्रोप। ठीक है, तो एलोट्रोप अपन पढ़ेंगे। एलोट्रोप में आपको एक अच्छी बात डेफिनेशन में क्या याद रखनी है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टी कैसे सेम और फिजिकल कैसे डिफरेंट, देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। जैसे अपन हीरे को लेते हैं और अपन ग्रेफाइट को लेते हैं, ठीक है, तो उसमें दोनों में कार्बन कार्बन की चेन तो दोनों में है, ठीक है। तो उसमें केमिकल कंपोजिशन किसका है, कार्बन का, जो क्या है सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी डिफरेंट होती जाती है। तो ग्रेफाइट कहाँ और हीरा कहाँ, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट पड़ जाती है, ठीक है। अपन एलोट्रोप की बात करेंगे, अपने सिलेबस में जो मेनली एलोट्रोप दिए गए हैं अपन उनकी चर्चा कर लेंगे। तो मैंने जो बोल्ड में लिखे हैं वो एलोट्रोप की डिटेल में अपन चर्चा करेंगे, और जो नीचे दिए हैं ऑक्सीजन फैमिली के एलोट्रोप, इनकी आपको अभी के अभी अभी ही याद करना है, इनको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। कैसे, देखो ऑक्सीजन का एलोट्रोप क्या होता है, ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन, ठीक है। सेलेनियम का क्या होता है, रेड और ग्रे, जिसमें रेड क्या है नॉन मेटेलिक है, लेकिन ग्रे क्या है मेटेलिक है, ठीक है। टेल्यूरियम की बात करते हैं, टेल्यूरियम के दो एलोट्रोप बताए गए हैं, जिसमें एक मेटेलिक है एक नॉन मेटेलिक है, ठीक है। पोलेनियम के दो बताए गए, दोनों मेटेलिक है, एक अल्फ़ा एक बीटा है ना। कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको यहीं याद हो जाएंगे और यहीं करने हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कार्बन के एलोट्रोप की। कार्बन के 3 एलोट्रोप अपन को दिए गए हैं अच्छे से डिटेल में, तो अपन इनकी बात करेंगे। मैंने इनके स्ट्रक्चर इसलिए रख दिए हैं क्योंकि आप इसमें कुछ देख सको क्या वो होती है इनकी दूरियाँ इनको याद ऐसे नहीं रखना है, मतलब एक बना के रखना है, कंपैरिजन करके रखना है कि देखिए डायमंड में जो डिस्टेंस है, डायमंड की जो डिस्टेंस है वो कम है, और ग्रेफाइट में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। यहाँ पे जो आपको 340 दिख रही है और यहाँ पे 154 पिकोमीटर है। तो ये किसकी वजह से है, देखिए ग्रेफाइट में होता है वंडरवाल फोर्स, जो होता है क्या वीक होता है तो दूरियाँ बढ़ा देगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो दूरियाँ कम होगी, ठीक है। हम और आगे बात करते हैं। मैंने डिटेल में कंपैरिजन में इनके लिख दिया है, ये इतना ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको इतना ही निकालना है आगे के लिए। तो डायमंड और ग्रेफाइट और फुलेरिन का मैंने कंपैरिजन किया। फर्स्ट में उसकी सामान्य स्ट्रक्चर संरचना कैसी होती है मैंने वो दिया है। सेकंड में उसकी हाइब्रिडाइजेशन दे दी है मैंने, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए, कुछ यूज़ दे दिए हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि डायमंड कैसा होता है। डायमंड होता है क्रिस्टलाइन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें। ग्रेफाइट में क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और कौन सा फोर्स होता है, वंडरवाल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसमें कुछ गलतियाँ हैं, उसको आप थोड़ा इग्नोर करें, मैं अगली बार से सुधारूंगा उनको। और उसके बाद में वापस अपन डायमंड पे आ जाते हैं। डायमंड में क्या लिखा, sp3 टेट्राहाइड्रल, मतलब हाइब्रिडाइजेशन लिखी हुई है और इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, टेट्राहाइड्रल है। उसके बाद में जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल रिंग होती है, sp2, जो किससे जुड़ी होती है, वंडरवाल फोर्स से जुड़ी हुई होती है, अपन ने देखा लेयर्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है। और उसके बाद फुलेरिन पे आते हैं, तो फुलेरिन में क्या हुआ, फुलेरिन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 6 मेंबर रिंग 20 है और 5 मेंबर रिंग 12 है। मैंने उसको डिटेल में लिख दिया है, एकदम मतलब ऐसे लिखा है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बस ये याद रखना है आपको, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है, तो आपको ये अभी याद करना है, बार बार इसको बोलते रहिए, याद हो जाएगा। उसके बाद में मैं अगली बात करता हूँ किसकी, ये ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में थर्ड में क्या दिया गया है, वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। मैं आगे इसकी लुब्रिकेंट की बात भी करूँगा। और अपन आते हैं फुलेरिन के बाद में। फुलेरिन में क्या होता है, सोकर बॉल जैसा होता है। C60 की बात करते हैं, अपने पास C60 फुलेरिन दिया है। ऐसे तो C बहुत मतलब 350 तक होते हैं, हाँ, लेकिन ओड नंबर में नहीं होते, इवन नंबर में ही होते हैं। जैसे C60 हुआ, C70 हुआ, लेकिन C65 63 ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको, मतलब ओड नंबर में नहीं दिखेगा, इवन में ही दिखेगा। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। उसके बाद में डेडलिंग बॉन्ड होते हैं, उसमें डेडलिंग बॉन्ड क्या होता है, झूलते हुए बंद, मतलब झूलते रहना, मतलब डेडलिंग होता है, झूलते हुए बंद होते हैं। अब थर्ड मैंने क्या पॉइंट रखा है, यूज़ के बारे में। तो डायमंड का यूज़ है एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या होता है, एब्रेसिव वो होता है जैसे आपने वो टाइल्स जो काटते हैं ना, एक मशीन होती है उसमें जो घूमता रहता है, जो टाइल्सों को काटता है, घिसता है, या चिकना पॉलिश करता है, चिकना बनाता है, ठीक है।
उनको उनको घिसता है, उसका उसका काम एब्रेसिव है, वो एब्रेसिव है। तो हीरा भी इसी टाइप का काम करता है, वो भी एब्रेसिव होता है। फिर उसमें डाइस में काम आता है हीरा। और फिलामेंट, फिलामेंट वो टंगस्टन का फिलामेंट देखा है ना बल्ब का, वैसा ही। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्या, ग्रेफाइट का यूज़। अपन ने लुब्रिकेंट के बारे में बोला था, तो लुब्रिकेंट क्या होता है, देखिए कुछ मशीनें जो होती है बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करती है, जहाँ पे ग्रीस और तेल अपन डालेंगे ना तो वो भाप बन के ही उड़ जाएंगे, इतने टेम्परेचर में काम करती है। तो अपन उसमें क्या करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट डालते हैं। किसको ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में डालते हैं, ग्रेफाइट को। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, इसके आगे बात करते, क्यों, ये तो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, इसलिए इसका यूज़ किस में होता है, लुब्रिकेंट में होता है। आगे अपन बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रखे हैं, देखिए। ग्रेफाइट इज़ थर्मोडाइनमिकली स्टेबल। किन से स्टेबल होता है, कंपेयर किन से करेंगे, डायमंड और फुलेरिन से। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, नहीं, हम कह नहीं सकते, हाँ होता है, लेकिन अपन हमेशा थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी ऐसे नहीं देखते कि किसी का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, उसकी सारी एनर्जी का जो सम आता है उसमें देखते हैं। तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, ज़ीरो। किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो होती है, ग्रेफाइट की। मतलब अपन ने उसको एक कंपैरिजन मान लिया है कि कभी अपन कोई चीज़ बनाएंगे कार्बन को लेके या फिर कोई हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, तो सबसे पहले अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन को देख के या अपन ग्रेफाइट को ही लेंगे पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो अब थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हुई, ग्रेफाइट की हुई, फिर हुई डायमंड की, फिर हुई फुलेरिन की। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद में आपको ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद करने हैं, दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद करने हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को O2 लिमिटेड, O2 लिमिटेड मतलब बहुत कम O2 है, बहुत कम O2 है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, उसको जलाएंगे, किसको, हाइड्रोकार्बन को। तो अपने को क्या मिलेगा, कार्बन ब्लैक मिलेगा। उसके बाद में अपन वुड की बात करते हैं और कोयला की बात करते हैं। कोयला को जनरली कोल बोलते हैं, ये वो कोयला नहीं है, आपको आगे अंतर में बता दूंगा, लेकिन इसको कोल कोल बोलते हैं। कोल इनको जलाने पर मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे O2 नहीं है, O2 इसमें नहीं रखते हैं, तो क्या बनता है, चारकोल एंड कोक बनता है। ठीक है, O2 अपसेंट। ठीक है, आगे बात करें अपन, तो देखिए ये चारकोल है ना, ये कोल है और ये कोक है, बहुत माइन्यूट सा अंतर है, आपको केवल देखना है ताकि आपको आगे जाके ऐसा मतलब विश्वास ना उठे इनऑर्गेनिक से, पहले ही बहुत उठ चुका है। तो अपन आगे के फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स के बारे में बात करते हैं। फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप है, तीनों मैंने कलर डाल दिए हैं। एक वाइट फॉस्फोरस होता है, आप आगे देख सकते हैं, उसमें रेड फॉस्फोरस है, उसके बाद में ब्लैक फॉस्फोरस है। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है वाइट फॉस्फोरस, देखो वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब पारभासी, पारभासी मतलब जहाँ से धुंधला धुंधला अपन देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट जैसे अपनी बोतल होती है। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट है, वाइट वैक्सी सॉलिड होता है। रेड फॉस्फोरस आपने नहीं देखा, आपने माचिस की तीलियों को देखा है, उसमें जो वो होता है ना, जो जलता है, वो रेड फॉस्फोरस है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, वापिस अपन आ जाते हैं वाइट फॉस्फोरस पे। वो कीमोल्यूमिनेंस दर्शाता है, मतलब ये चमकता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रसो संदीप्ति, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना है कीमोल्यूमिनेंस। कोई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस की कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखिए वाइट फॉस्फोरस H2 एंड CH2, H2O में इनसोल्यूबल, सॉरी यहाँ गलत हो गया, वो एडजस्ट नहीं कर पाया मैं, H2O और CH2। आपको ये याद रखना है कि वाइट फॉस्फोरस H2O में इनसोल्यूबल है और CH2 में सोल्यूबल है। रेड फॉस्फोरस दोनों में इनसोल्यूबल, मतलब रेड फॉस्फोरस का कहीं भी अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि कहीं घुलता है क्या नहीं घुलता है। ठीक है, बस यही पूछेगा, वो भी ज़्यादा नहीं पूछेगा उसमें। उसके बाद में और वाइट फॉस्फोरस पे आ जाते हैं, तो टॉक्सिक, वो टॉक्सिक होता है। ठीक है, कौन होता है टॉक्सिक, वाइट फॉस्फोरस। नॉन टॉक्सिक कौन होता है, रेड फॉस्फोरस। ठीक है, नॉन टॉक्सिक होता है। आप बस ये माचिस की तीलियों को याद रखेंगे ना तो आपको बहुत सरल लगेगा। ठीक है, एयर में तेज़ी से जलकर P4O10 का धुआं कौन निकालता है, वाइट फॉस्फोरस। देखिए P4 5O2 तो P4O10, ये रिएक्शन याद करने की नहीं, बस ऐसे रिएक्शन दे दिए। फिर आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए कि फास्फोरस में 60 डिग्री का एंगल होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और रेड फॉस्फोरस क्या होता है, पॉलीमर बनाता है रेड फॉस्फोरस, आप देख सकते हैं उसका पॉलीमर। ठीक है, अपन अब ब्लैक फॉस्फोरस की बात करते हैं। ब्लैक फॉस्फोरस अपन को पता है कि क्या होता है, एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है।
मतलब एक अल्फा फॉर्म में हो सकता है ब्लैक फॉस्फोरस, एक बीटा ब्लैक फॉस्फोरस हो सकता है। तो सबलाइम इन एयर मतलब ऊर्ध्वपातित वायु में ऊर्ध्वपातित कौन हो जाता है? अल्फ़ा। ठीक है। फिर ब्लैक फॉस्फोरस के दो फॉर्म होते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया। जो अल्फ़ा होता है ना वो मोनोक्लिनिक या रोम्बोहाइड्रल होता है, और एक बीटा होता है। ठीक है। उसके बाद में मैंने जितना एनसीईआरटी में था उतना ही किया है, मैंने कोई ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं डाली है, इसलिए ये बस ऐसा ही है। तो आपको ऐसा ही याद करना है। रेड फॉस्फोरस की बात करें, रेड फॉस्फोरस को गर्म करके अल्फ़ा बनता है, और वाइट फॉस्फोरस को गर्म करेंगे तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। और स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी गलत हो गई है, इसके लिए सॉरी। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है अपना ब्लैक फॉस्फोरस, फिर होता है अपना रेड फॉस्फोरस, फिर होता है वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, ये ब्रेन मैप है। ब्रेन मैप इसमें कुछ नहीं है ऐसे, बस आपको बस ऐसे ही मैंने बना दिया है, क्योंकि आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे आप बना सकते हो इसको। उसके बाद में सल्फ़र की बात करते हैं। सल्फ़र क्या होता है? अल्फ़ा सल्फ़र और बीटा सल्फ़र दो दिए गए हैं, और ये अल्फ़ा सल्फ़र क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक होता है, और बीटा सल्फ़र जो होता है वो मोनोक्लिनिक होता है। और ये दोनों दोनों क्या है? S6 एक एसेट है ना? नहीं, दोनों एसेट है। दोनों क्या है? एसेट है। एसेट के दो फॉर्म दिए गए हैं अपने पास। H6 की स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पे रख दी है। H6 की स्ट्रक्चर और S8 की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इनको देख लेना, बस कंपैरिजन हो जाएगा, आप अपने दिमाग से उसको कंपेयर कर लोगे। उसके बाद में सल्फ़र के एलोट्रोप कितने होते हैं? सल्फ़र के एलोट्रोप अपन H6 से H20 तक अभी तक खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये बस ऐसे याद रखना है कि H20 तक खोजे जा चुके हैं। अपन इसका एकदम जल्दी से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी 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 जल्दी। देखो, सबसे पहले एलोट्रोप की क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। उसके बाद में एलोट्रोप अपन ने पढ़े हैं। एलोट्रोप कितने टाइप के होते हैं? एलोट्रोप ये इतने टाइप के होते हैं जो अपन ने दिए गए हैं। इसमें आपको जो नीचे एलोट्रोप दिए गए हैं, जो फिर जो बोल्ट में दिए गए, बोल्ट की अपन डिटेल स्ट्रक्चर अपन ने डिटेल स्टडी की, और ये जो है इनको आप अभी अभी याद कर लीजिए। उसके बाद में अपन ने बात की थी इन दोनों के स्ट्रक्चर आप देख लेना, दोनों की दूरियाँ देख लेना, और कंपैरिजन अपने दिमाग से आप कर सकते हो। उसके बाद में अपन ने डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन में अपन ने क्या बोला था? 5 के गोले कितने होते हैं? 12 होते हैं। 6 के गोले कितने होते हैं? 20 होते हैं। 5 के गोले 12, 6 के गोले 20। ठीक है, आपको यही याद रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, इनके यूज़ भी आप अच्छे से देख लेना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। ये चीज़ आप नहीं बोलोगे, ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर डायमंड होता है, फिर फुलेरिन होता है। क्यों? उसके बाद में ग्रेफाइट की क्या होती है? क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? 0 होती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब बनाने की, है ना? उसके बाद में अपन एक पर्सपेक्टिव लिया, उसके हिसाब से अपन ने लिया था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, और ये आपको कंपेरिजन करके मैंने बता दिया है। बस आपको इनको केवल देखना है, याद करने की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद में अपन ने फॉस्फोरस के एलोट्रोप देखे थे। फॉस्फोरस के एलोट्रोप में आपको ये सोल्युबिलिटी अच्छे से याद रखनी है, और रेड फॉस्फोरस जहाँ भी आए आप इनसोल्यूबल मान सकते हो। उसके बाद में नॉन टॉक्सिक कौन होता है? रेड फॉस्फोरस होता है। आप इसको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, एनसीईआरटी से तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने इनको शॉर्ट नोट्स के रूप में दिया है ताकि आपको आखिरी तक यही काम आए। उसके बाद में स्टेबिलिटी की बात करिए अपन, ब्लैक फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर रेड फॉस्फोरस, फिर वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, उसके बाद में ब्रेन मैप क्या था? उसमें वाइट फॉस्फोरस से क्या बना? बीटा बनेगा। रेड फॉस्फोरस से क्या बनेगा? अल्फा बनेगा। ठीक है, बस यही चीज़ है उसमें। उसके बाद में अपन क्या बात करते हैं? आगे की ओर बात करते हैं। उसमें क्या? सल्फ़र के एलोट्रोप की कोई डिटेल आप देख लेना। उसमें इसकी बनाई गई है कि अल्फ़ा कैसे बनता है, बीटा कैसे बनता है, आप उसको देख लीजिए। उसकी मेथड वैसे नहीं पूछी जाती, बस वैसे ही दिए हुए, जैसे खाना खजाना की मेथड होती है वैसे ही दी गई उसमें भी, कि ऐसे ऐसे करते हैं, थाली में रखते हैं, उसमें बहुत सारे, फिर वो ये बन जाते हैं एक कांटे जैसी संरचना, उसको निकालते हैं, फिर उसमें से एक छेद करते हैं, उसमें जो सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ दिया गया है, खाना खजाना जैसी ही पूरी। आपको एक बार पढ़ना ही है वो, बस केवल ऐसे ही कॉन्फिडेंस के लिए कि आपने पूरा पढ़ रखा है। ठीक है, जो दिया गया था ये मैं आपको पहुँचा दूँगा। और थैंक यू। जो भी आपने देखा उसमें आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे भी दोस्तों नहीं देख रहे हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, थैंक यू।